हैं। शुभंकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। शुभंकर भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और लगातार लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की तो पोल खुलती नजर आ रही है, हवाई दावे निकलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह अब आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि साहब आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगे हुए हैं। देखिए योगेश जी, ये सब अटकलें हैं और जितनी आवाजें कांग्रेस के अंदर से नहीं उठ रही, उससे ज्यादा आवाजें जो हैं वो बाहर से, यानी जो भाजपा की जो आईटी सेल है वो इस पर ज्यादा हवा दे रही है और उसको जबरदस्ती जो है। देखिए, कोई भी एक गठबंधन जब तैयार होता है, आज के दिन में भाजपा कहती है कि भाई हम अपने आप में इतने काबिल हैं कि हम अकेले 300 सीट ला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक एनडीए बन के ही वो लड़ने आ रहे हैं। नहीं तो लड़े ना, वो भी भाई, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना ज्यादा है आप पूरी तरीके से, तो भाई वो बीजेपी बन के लड़ सकते हैं, उनको एनडीए की आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात, अगर आप एनडीए के घटक दलों को देखें तो उसमें आधे से ज्यादा पार्टीज ऐसे हैं जिनका एक सीट तक नहीं है। इंडिया गठबंधन में क्या है कि इसमें ज्यादातर पार्टीज जिसमें बड़े चेहरे हैं, वो चेहरे हैं जो ज्यादातर लोगों से ज्यादा मुखर हैं यहाँ पे। तो जब आपके पास ऐसे चेहरे हों जो अपने आप में बड़े लीडर्स हों, तो वहां पे सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया, यानी ये जग जाहिर ये होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आती बात की साहब, अब तक सीट शेयरिंग, हाँ ये बात मैं मानता हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। ये शायद बहुत पहले अगर हो जाता तो ये आसानी होती। ये कुछ ज्यादा लंबा खींच रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इसको पूरा होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल, इस बात को लेकर के ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं 31 दिसंबर की जो तारीख मैंने जिक्र किया, उसको लेकर के वो आश्वस्त थी कि 31 दिसंबर तक फुल एंड फाइनल कर लिया जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। आपने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल, अब अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है कि टीएमसी से कौन भीख मांग रहा है, कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत है अकेले चुनाव लड़ने के लिए, इसमें आप बताइए बीजेपी के आईटी सेल का क्या रोल है, क्या हाथ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पे चार बर्तनें होती हैं वहां पे कुछ ना कुछ खनकने की आवाज आती जरूर है। वो हर जगह होती है। एनडीए के अंदर भी थी। एनडीए में आपने देखा कितने घटक दल आए, कितने घटक दल गए, कितने पार्टियों को तोड़ के इन्होंने फिर से जोड़ा, कितने उसमें से पूरे शामिल हो रहे थे, बाद में वो लोग हट गए। ये चीजें होती रही हैं। और ये अगर मैं कहूं कि नहीं इंडिया गठबंधन में नहीं होगा, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, यहां भी होगा। नीतीश जी की बात आई, वो कुछ लोगों ने उनका नाम प्रस्तावित किया, नीतीश जी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। यहाँ पे बात नहीं आई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर लिया गया था तो ममता दीदी ने लिया उसको, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनको बैक किया इस बात को, उन्होंने खुद का नाम आगे नहीं किया। अब बात यही है कि देखिए यहाँ पे चीजें जब भाई चारों पार्टियां अगर एक साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो उद्देश्य वो यही है कि भाई कम से कम एक जो विकल्प है, अगर आप ये कहें कि भाई आज के दिन में एक लार्जर देन लाइफ इमेज भाई हम लोगों ने मोदी जी का बना रखा है, उसके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हो, तो साहब ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी है तो आपके पास एक विकल्प तो होना चाहिए, आपके पास विकल्प होना ही होना है। आप विपक्ष की आवाज आज के दिन में पूरी दबाई जा रही है, और ये जो पूरा जो खेल चल रहा है वो इसी तरीके से चल रहा है कि किसी कहीं पे दिखाया जाए कि भाई विपक्ष तो है नहीं, विरोध तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो है परास्त है। तो साहब ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे नैरेटिव्स हैं, ये नैरेटिव्स उठेंगी, ये हवाएं उड़ेंगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन इन धूल आंधियों के बीच में आप देखेंगे इलेक्शन भी होगा, उसमें जम के मुकाबले भी होंगे, और जिसको कहते हैं ना कि एक लोकतंत्र में जिसको एक पूरा, ठीक है शुभंकर जी, जिसको फाइट कहते हैं, ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, लाने की कोशिश है, ठीक है। बाकी फेयर फाइट साहब ये सबके चाहने से होगा। दरअसल केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं बोला गया, आपकी तरफ से भी बोला गया है, आपका जिक्र कर रहे हैं। अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विशाल कुमार यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभंकर जी, आपको याद दिला दें कि 28 दिसंबर को जब राहुल गांधी नागपुर में एक तरफ रैली कर रहे थे, और उसी दिन आपकी प्रमुख यानी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी जी 24 परगना के चकला में संबोधित कर रही थी जनता को।
उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देश में इंडिया अलायंस होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कोई जगह नहीं है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी को कोई चुनौती दे सकती है तो टीएमसी अकेले दे लेगी। ये कैसे संभव हो पाएगा? जरा आप ही सोचिए कि पश्चिम बंगाल में आप गठबंधन नहीं करेंगे और देश भर में आप कहेंगे गठबंधन करेंगे। योगेश जी, मैं एक बात समझाऊं। देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर जो बातें अभी तक निकली, मैं तो बहुत बार पहले से ही कह रहा था कि इंडिया गठबंधन बेसिकली ये एक फॉर्मेट सामने तो रखा जा रहा है, बट दिस इज द नेम ऑफ इट्स नॉट अ प्री पोल अलायंस, इट्स अ पोस्ट पोल अलायंस। यानी इंडिया गठबंधन का जो एक्चुअल जो अस्तित्व है वो पोस्ट पोल का अस्तित्व है। उसका कारण ये है कि अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो आज के दिन में जो इससे पहले अगर आप हम वापस चले जाए, अगर 2019 के इलेक्शन पे अगर हम देख ले तो 2019 के समय हमारे पास क्या था? उस समय जब थी तो हमारे पास 34 सीटें थी। आज हमारी घट के अगर 22 सीटें आई भी हैं तो उसमें से 10 सीटें जो हम लोग सीट हारे, जो 18 सीट आज बीजेपी के पास गई, उसमें से जो 10 सीटें ऐसी हैं जिसपे जो हारे, उसमें जो मार्जिन था वो बहुत कम था। यानी हमारा जो वोट शेयर है उसपे बहुत ज्यादा नुकसान हमारी बीजेपी की वजह से हमारा नुकसान नहीं हुआ था। 44% वोट शेयर हमारे पास पहले था। अगर वो बाद में जाके 46% वोट शेयर पहले का था, अगर वो 2019 के बाद अगर हमारे पास आके अगर वो 42% पे आता है तो वी वर एट अ लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 4 to 5%, दैट्स इट। ओके। लेकिन जो मेजर जो इनके पास जो बीजेपी को जो फायदा मिला था वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस की तरफ से मिला था। तो ये बातें इस समय ऑन टेबल रखी गई हैं, हमने भी अपनी बातें रखी हैं। हम ये नहीं कह रहे, ये बात बिल्कुल इस तरीके से नहीं रखी गई थी, या ममता दीदी ने भी ये बात कही नहीं गई कि भाई हमें किसी के साथ की जरूरत, तो फिर तो अलायंस की दरकार नहीं होती। और इस अलायंस को बनाने में सबसे ज्यादा तो भाई मशक्कत ममता दीदी ने खुद आके किया है। हमने 10 बार जाके 10 मिनट विशाल जी से जान लेते हैं कांग्रेस के खिलाफ मशक्कत जो की गई, जो मेहनत की गई, उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, सभी लोगों का इस बात का इंतजार है। विशाल जी, जब आप कह रहे हैं कि आपका प्रमुख मुद्दा है कि एनडीए को हराना है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप जिस तरीके से अग्रेसिव हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि हम मजबूत हैं, हम अकेले यहां पर टक्कर दे लेंगे। आपने 2 सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में जीती, वहां पर 22 सीटों पर टीएमसी जीती है। तो अगर उन्होंने कहा कि 2 सीट हम आपको दे रहे हैं तो फिर ये आंखें क्यों तर रहे हैं आप भाई? जी योगेश जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। उससे पहले हमारे भी कुछ अपने सवाल है जो आपको लेकर। देखिए योगेश जी, आप आज का ये मुद्दा होना जरूरी नहीं था। आज का मुद्दा होना आईआईटी बीएचयू में हुई रेप की घटना पर होना था, लेकिन आज रेप की घटना पर एकदम न्यूज नहीं दिखाई जा रही, एकदम खबरें नहीं दिखाई जा रही, और खासकर आपके चैनल में तो बिल्कुल नहीं। और रही बात, आपने इंडिया गठबंधन बोलते कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। आप सुनिए विशाल जी, आपको बता दें, दिन भर में एक खबर नहीं होती है। आईआईटी बीएचयू की जो आपने बात की, सुनिएगा बड़े ध्यान से, और फिर आज देखिएगा चैनल, आज फिर से देखिएगा, 2 प्रोग्राम लेकर के मैं आता हूं। अरे सुनिएगा ना, अभी आपको लिंक हम शेयर कर देंगे। अरे सुनिए भाई, ये आरोप प्रत्यारोप आप बात अपनी रख लेते हैं तो सुनने का भी मादा रखिए, 8:30 बजे का फिर देखिएगा, 8:30 बजे और रात 10 बजे। हमने कल भी चलाया और आज फिर चलाएंगे, और इसके पहले भी चलाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हर बुलेटिन में हर समय एक ही खबर लेकर के चलते रहें। और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो देश की सियासत में ये भी एक बड़ी खबर है, और इसलिए इस मुद्दे को मैं लेकर के आया हूं। नहीं, ये वो भी मुद्दा बड़ी खबर होती, लेकिन बशर्ते वहां कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की गठबंधन की सरकार होती तो वो भी एक बड़ी खबर होती, लेकिन आज खबर नहीं दिखाई दे रही। नहीं, बात आपकी इंडिया गठबंधन की बात, तो मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, इससे एनडीए हताश है। आदरणीय ममता बनर्जी जी हमारी गठबंधन की मजबूत नेत्री है। आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी हमारे मजबूत नेता है। इंडिया गठबंधन हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। 24 में मोदी जी को पटखनी देने का काम करेंगे। जो सत्ता पर बैठे हो सत्ताधीश, मठाधीश, जिनको बेटियों का दर्द नहीं दिख रहा है, जिनको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा है, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का। आप ही के नेता कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी जी की ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी को आप पटखनी देंगे। देखिए, हम अधीर रंजन जी की बातों को नहीं सुने हैं, लेकिन वो हमारे बड़े फिर से सुनवा देते, जरा सुनवाइए अधीर रंजन चौधरी जी का एक बार फिर से बयान। मैंने सुनवा रहे हैं, देखिए एक बार फिर से अधीर रंजन जी का बयान सुनवाइए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें।
आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी कौन होगी आज हिंदुस्तान में? अगर गठबंधन ना हो सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे मोदी साहब में। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, विशाल जी, मुझे लगता है कि आपने सुन लिया होगा बयान। योगी जी धन्यवाद आपका। देखिए अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कांग्रेस किसी से भीख नहीं मांगे, और मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल डंडे के चोट पे कांग्रेस किसी से भीख नहीं मांगेगी। कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, अगर मजबूत थे तभी हमने बंगाल में 2 सीटों जीते और आगे भी जीतेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी की बातों का मैं भरपूर समर्थन और सम्मान करता हूं। अगर इंडिया गठबंधन नहीं बन पा रहा तो किसको फायदा होगा? मोदी जी को। तो मोदी जी उन्होंने क्या गलत कहा? ठीक है, देखिए ममता, तो मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी मोदी जी को खुश करने में लगी हुई है? नहीं, हमने ये नहीं कहा। आपने कहा अधीर रंजन जी का समर्थन आप कर रहे हैं, तो अधीर रंजन जी तो यही कर रहे हैं। नहीं, हमने क्या कहा? अधीर रंजन जी ने तो खुले शब्दों में कहा, कोई परोक्ष रूप से नहीं कहा। हमने क्या कहा? देखिए, हम अधीर रंजन जी क्या कहे वो हम नहीं जानते। हमने क्या कहा? हमने कहा कि अधीर रंजन जी जो कह रहे हो वो ठीक है, वो अपने स्तर से कह रहे हो, वो बंगाल से बिलोंग करते हो, अपने स्तर से कह रहे होंगे। लेकिन ममता बनर्जी जी हमारी इंडिया गठबंधन की मजबूत नेत्री है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रहा है और हताश बीजेपी एक तरह का नैरेटिव सेट करने में लगी है। तो कोई नैरेटिव काम नहीं करने वाला है। सारी नैरेटिव भाजपाई नैरेटिव खत्म हो जाएगी। 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। चलिए, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं। अमित कुमार जी, आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी को विशाल जी ने कहा कि बंगाल से रिलेट करते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। उनको ये भूल गए शायद कि वो केंद्रीय नेता हैं, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता नहीं है। बिल्कुल, वो बंगाल से भी हैं। ठीक है। अरे रुकिए, विशाल जी आ रहे हैं, आपके पास फिर आ रहे हैं। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके प्रदेश से ही मुझे लगता है कि ताल्लुक वो भी रखते हैं, आपके प्रदेश को भली भांति जानते हैं, आपके प्रदेश में भी आते हैं थोड़ा सा। अमिताभ जी, अब बिहार का भी अगर हम जिक्र करें तो वहां पर जो आरजेडी और जेडीयू के बीच खींचतान नजर आ रही, खबरें सामने आ रही हैं, उसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? नहीं, सच्चाई देखते हैं का मतलब सच्चाई है। ये बातें सामने आई है। अभी 2 दिन पहले अचानक इन्होंने कि नीतीश जी को संयोजक बनाना, इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और उसके लिए मीटिंग रखने की बातचीत हो रही थी कि चारों प्रमुख जो गठबंधन के दल हैं, विपक्षी गठबंधन के, वो आपस में बात करके इस पर राजी हो गए हैं। इस तरह की बातें कही जा रही थी। उसका कारण क्या था? कारण था 29-30 तारीख को जो आए नीतीश जी और यहाँ पे उन्होंने बैठक की और बहुत स्पष्ट संदेश था उसमें कि अगर आप हमें नहीं महत्व देते हैं, नहीं महत्वपूर्ण जगह देते हैं तो हम पलट सकते हैं। क्योंकि भाजपा उधर बाहर फैलाए बैठी है और वो चाह रही कि गठबंधन में टूट फूट शुरू हो जाएगी, विपक्षी गठबंधन में। क्योंकि नीतीश जी का हटना एक बहुत बड़ी घटना होगी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। क्योंकि कांग्रेस के साथ आज सपा और ममता दीदी केवल और केवल नीतीश जी के कहने पे ही आए हैं। आपने देखा होगा कि ममता दीदी ने भले थोड़ी सी भांजी मार दी है खड़गे जी का नाम लेकर, लेकिन पहले लालू जी ने भी यही किया था कि राहुल जी आप दूल्हा बनिए, कह दिया। लेकिन खबर तो उसमें भी ये भी आ रही है कि जब लालू जी इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ममता जी ने खड़गे जी का नाम लेकर के ये किया कि भाई प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं वो, तो ऐसे में नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लालू जी तो इस पर भी कह रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं कि भाई हमने आपको राष्ट्रीय राजनीति का फेस बनाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री चेहरा बनाने की कोशिश की और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। उधर कांग्रेस माल काटने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। चक्कर ये है कि नीतीश जी अभी लालू जी से बहुत खफा हैं, क्योंकि लालू जी ने पहली गलती वहां पे की थी जब उन्होंने राहुल गांधी का पीठ थपथपाया था। दूसरा अभी मौका आया जब यहाँ पे बातचीत हुई, तो इसमें जो है उसमें भी इतने उठ के ऐसा कुछ तो जवाब तो दिया नहीं। तेजस्वी भी खुद भी बैठे हुए थे ना। तो नीतीश जी इसलिए नाराज हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं केंद्रीय इसमें जाऊं, जबकि लालू जी की बहुत इच्छा है कि नीतीश जी जाएं केंद्रीय इसमें और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। अब इस तरह का अगर समीकरण बन जाता है तो नीतीश जी को तो सीधा खतरा दिख रहा है ना कि ना मैं घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। अब यहाँ पे दबाव पड़ रहा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो नीतीश जी ने ये सोच लिया था, दरअसल जो 29-30 की जो 30-31 की जो बैठक थी उसमें बहुत स्पष्ट ये संदेश आ रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने ललन सिंह को हटा करके सारी कमान अपने हाथ में ली थी पार्टी की, क्यों लिया था? क्योंकि लालू जी के दबाव में ललन सिंह थे, ललन सिंह से बहुत नजदीकी है और ललन सिंह ने ही प्रॉमिस करवाया था कि हम जो है आपको केंद्रीय राजनीति में सही जगह दिलवाएंगे। लालू जी को
किंग मेकर माना जाता है 89-90 की राजनीति में, जब उन्होंने देवेगौड़ा वगैरह को प्रधानमंत्री बनाया था, उस वक्त उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो नीतीश जी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन देख रहे हैं वो कि राजद उनके लिए तो प्रयास कर नहीं रहा है पूरा जोर लगा के। ना लालू जी ने उसके बाद सोनिया गांधी से बात की, ना उन्होंने ममता दीदी को समझाया कि भाई आप खड़गे का नाम कैसे रख रही हैं। जबकि और कांग्रेस का खेल आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको संयोजक बनाने से एकदम ही इनकार कर दिया, जो कि बेंगलुरु बैठक में ही तय होना था, वहां भी नहीं हुआ, मुंबई में भी नहीं हुआ। आपने देखा कि दिल्ली में भी किस तरीके से नीतीश जी उठे और चुपचाप चले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या लगता है कि अब संयोजक पे मानेंगे? क्योंकि संयोजक की भी एक बड़ी भूमिका होगी। जब संयोजक बनाया जाएगा कोई भी, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि राज्यों में जो कलह फैली हुई है उसको सॉर्ट आउट कराना। हम महाराष्ट्र का ले लें, पश्चिम बंगाल का ले लें, पंजाब का ले लें, दिल्ली में ले लें, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे तो कोई रेडी ही नहीं हो रहा है। तो ये भी तो उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे तो लगता है कि अब वो खुद ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा वो कह रहे, हालांकि उन्होंने अपनी दावेदारी इससे अलग बताई कि दावेदारी नहीं है। क्या वो चाहते हैं कि दावेदारी नहीं, अब घोषणा कर दिया जाए उनके नाम की? नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बड़ी से फिर गलती पे गलती कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस गलती पर गलती कर रही है। ये कांग्रेस की जिम्मेवारी थी। कांग्रेस ने ही पहले इनको टाला, क्योंकि कांग्रेस लीड करना चाहती थी। ये तो अभी 3 राज्यों में करारी हार हुई है, तब जाके वो थोड़ा सा कांग्रेस ठंडी हुई है, जमीन पे आया है। नहीं तो ये तो अपने गठबंधन के दलों को किस तरीके से देखते हैं, उनके शब्द क्या होते हैं, ये आपने देख लिया। इस बात को ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश जी को हटाया तो गठबंधन में जो एक वो ना जंक्शन का काम वो करते हैं, दोनों तरफ का प्रेशर लेके दोनों के बीच में दोनों को अपनी बात मनवा लेना, ये बहुत कम लोगों की क्षमता होती है। जो ये कर रहे थे और उससे इनको इन लोगों ने किनारे कर दिया, तो वो चुप बैठ गए। आज इनके साथ देखिए, अभी देखिए अधीर रंजन जी का बयान। आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल में ममता दीदी और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस के बीच बड़ा खुरेंजी, मतलब जो कहते हैं ना खुरेजी वाला मामला है। बहुत तगड़ा संघर्ष होता है, बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है। अगर प्रॉपर आपसी बातचीत के साथ, बढ़िया तालमेल के साथ अगर इन्होंने नहीं किया समझौता ना, तो मैं जानता हूं कि इनकी जो स्थानीय यूनिट जो है ना कांग्रेस की, अपने गठबंधन के साथियों को हरवा देगी अगर ढंग से इनका समझौता नहीं हुआ। तो ये मैं जानता हूं केंद्रीय नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए। निरंजन का ये बयान बहुत खतरे की घंटी है। कोई बाहर से कोई नहीं नैरेटिव बना रहा है। इनके अपने नेता जो बोलते हैं, नैरेटिव कहां से डेवलप होता है? जाहिर तौर पर जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं उसी से नैरेटिव सेट होगा और उसी को हम दिखा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी आईटी सेल क्या कर रही है, इस पर ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुद को सीख लीजिए ना पहले, अपने नेताओं को। दूसरे पर आरोप लगा के क्या होगा? बीजेपी आईटी सेल आपके बारे में क्या फैला लेगी? बिल्कुल, आपके पास भी आईटी सेल है और आपके नेताओं पे कंट्रोल कीजिए कि आप इस तरह के बयान मत दीजिए कि बाजार में गलत संदेश जाए। बहुत सीधी सीधी बात है। ठीक बात, ये समझने की जरूरत है। अंकित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपकी यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच कुछ सुलह समझौता हो गया क्या? क्योंकि अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जी आजकल पीएम मोदी को खुश करने में लगी हुई हैं। जी, एक बार दोबारा पूछेंगे प्लीज। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई सुलह समझौता हुई क्या? कोई रणनीति बन रही क्या? अधीर रंजन जी कह रहे हैं कि दरअसल ममता बनर्जी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगी हुई हैं और वो खुद नहीं चाहती हैं कि इंडिया अलायंस आगे चल पाए। देखिए, मैं पहले भी अक्सर टीवी डिबेट में ये बात कहता रहा हूं कि ये एक भ्रमकता फैलाने वाला इंडिया नाम का संगठन है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम एनडीए की सरकार चला रहे हैं और ममता बनर्जी से हमारी पार्टी का किसी तरीके से कोई भी ना तो विचारधारा मिलती है, ना हमारी उनकी कहीं से कहीं तक किसी मामले में, राजनीतिक मामलों में तालमेल बैठती है। तो निश्चित तौर पे ये तो खैर विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि दरअसल ये जो पूरा किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, वो बीजेपी कर रही है। दूसरा सवाल ये कि अब पिछले काफी दिनों से सियासी हलकों में चर्चा ही आप भी सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार की एनडीए से कुछ नजदीकियां बन रही हैं, कुछ खिचड़ी पक रही क्या इस बीच भी इधर? देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल उठता है, हम लोग जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम ये जानते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार जनता है, वो ये समझ रही है और समझ चुकी है
कि जिस तरीके से ये 26 लोगों के दल इकट्ठे करके ये इंडिया नाम का ये गठबंधन इन्होंने तैयार किया है, ये इनमें से अगर कोई मुझे जवाब देने के लिए तैयार हो जाए कि आखिर गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ममता बनर्जी बनेंगी, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, नीतीश बाबू बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, इनके पास अपना कैंडिडेट ही नहीं है और पब्लिक जानती है इस बात को कि अगर वैसे तो अस्तित्व में नहीं आना है, लेकिन जो पिछले 90 के दशकों में कुछ सरकारें आई हैं और हमने देखा कि किस तरीके से मंत्रालयों को लेके कितनी छींटाकसी होती थी, कितने घोटाले हुआ करते थे, तो ये इसी देश की जनता जब भी थी, इसी देश की जनता आज भी है। और अगर ये गठबंधन, फिलहाल तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि गठबंधन चलने वाला नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि गठबंधन चल जाए। किसी कारणवश इनमें 26 में से अगर 14-15 दल मिलकर के चुनाव लड़ जाते हैं तो जनता इन्हें सिरे से नकार देगी। और ये भी आप आज नोट कर लीजिए, आपके चैनल पे मौका मिला, सन 2024 में बैठूंगा और 350 मिनिमम और 450 तक भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट में सीटों का आंकड़ा आने वाला है। 400 पार का वैसे भी बीजेपी नारा लगातार जी, बात फिर आकर के वहीं खड़ी हो जाती है। अभी आपने सुना अंकित शर्मा जी ये सवाल उठा रहे हैं कि मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि पहले तो ये गठबंधन टिकेगा नहीं, लेकिन अगर गठबंधन टिक भी जाता है तो चेहरा कौन, फिर वहीं पर सवाल आकर के अटक जाता है। जानते हैं मजे की बात यह है कि उस पार्टी के लोग पूछ रहे हैं जो 2021 में बंगाल में चुनाव। हेलो, हाँ बोलिए, आप आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप आ रही है आवाज। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मजे की बात यह है कि अंकित शर्मा जी को इंडिया गठबंधन की बड़ी चिंता लगी हुई है कि उसमें कौन भाई आपका पीएम चेहरा कौन होगा नहीं होगा, लेकिन भूल रहे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2021 के इलेक्शन में जब अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ और उस समय जब भाजपा पहली बार वहां पे चुनाव लड़ने पहुंची, तो वहां सबसे आगे जो चल रहे थे वो थे पीएम साहब, हमारे माननीय मोदी जी, वो सबसे पहले चल रहे थे। अमित शाह जी उनके पीछे पीछे आए, उसके बाद योगी जी भी पहुंचे, वहां पे उनका चेहरा कौन था? तब ये कहा जाता है नहीं, विधानसभा का वो जो चुनाव अलग है और राष्ट्र का चुनाव अलग है। साहब, चुनाव है। जब लोग आपको एक मजबूती प्रदान करते हैं, जब लोग आपको मैंडेट देते हैं, उसके बाद ये फिर उस गठबंधन का काम होता है। ये एनडीए गठबंधन जैसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में तमाम यहाँ पे जितने नेता हैं वो इतने कम से कम मैच्योर्ड हैं, उनमें इतनी परिपक्वता है कि वो लोग एक साथ बैठ के इस बात का फिर आपस में डिस्कस कर सके। वो एक अलायंस के अपने अंदर की बात है। ये एनडीए गठबंधन में जैसे वर्चस्व की राजनीति है, जहां पे इन्होंने अपने घटक दलों को दबा के रखा हुआ है, वहां से कोई आवाज नहीं निकल पाती है। यहाँ पे ज्यादातर लोग वो हैं जो उस वॉशिंग मशीन में किसी तरीके से धुलने के लिए पहुंचे, जो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए इनके साथ जाके जुड़ गए। इंडिया गठबंधन में कोई डर के हमारे साथ नहीं है, कोई दब के हमारे साथ नहीं है। तो क्या इस गठबंधन में जो तेवर दिख रहे हैं, हम आपके कहें या शिवसेना के कहें, क्या कांग्रेस को साइडलाइन करने की रणनीति बन रही है? क्या 2-4 दिनों में आने वाले दिनों में नीतीश कुमार समेत, ममता बनर्जी समेत या उद्धव ठाकरे समेत कुछ ऐसे कांग्रेस को छोड़ करके इन दलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग होने जा रही है क्या? देखिए, वो सारी मीटिंग्स कई ठो होंगे, कई बार होंगी, ये सब तो देखिए, अगर एक दल भी होता है तो भी वो अपने आप में भाई तमाम मीटिंग्स और ये करती रहेंगी, जब तक इलेक्शन होगा वो होती रहेंगी, उसके दौर आते रहेंगे। लेकिन असल प्रश्न ये है, बार बार जो बात कही जा रही है कि भाई क्या आप कांग्रेस को आप दरकिनार कर रहे हैं, क्या कांग्रेस को, ये बात तो शुरू से हम लोग खारिज कर रहे हैं कि कांग्रेस को हटा के ये गठबंधन हो ही नहीं सकता। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस इसमें से, ममता दीदी हमेशा ही कहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे किस पार्टी से हैं? उन्होंने अपने पार्टी से किसी का नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं लिया। ढाई चाल चल करके यही तो एक बड़ी खूबसूरती रही है शुभंकर जी। 2.5 साल चल करके ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ही ऐसा फंसा दिया कि वो न तो गले के नीचे जा रही है और न बाहर आ रही है। वो राहुल गांधी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, वो राहुल गांधी का नाम चेहरा बनाने में लगे हुए हैं, और आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया है। यही तो सबसे बड़ी और समस्या शासन में डाल दिया कांग्रेस को आपने। मान्यवर योगेश जी, 2.5 साल घोड़े की 2.5 चाल किसे कहते हैं? वो उसको कहते हैं जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जहां पे आपने मामा जी को सामने रख के पूरा चुनाव लड़ तो लिया,
लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर बनाया। हार होती तो वो मामा जी की होती, ठीक। लेकिन जीत हुई तो ठीक। वो किसी और की ठीक हुई। है, इसे अपने अपने तो तरीके से ये गढ़ा होते जा सकता चाल है। जहां पे किसी का भी करियर और किसी का भी ये वो वर्चस्व तैयार करता है। एक वर्चस्व जो है पार्टी का जो है जैसे भाजपा में चलता है वो तैयार करता है। ठीक यहाँ है, पे जो अंकित लोग जी कुछ हैं कहना वो चाह रहे हैं, लेकिन वर्चस्व उससे की पहले राजनीति विशाल वाले जी नहीं। काफी देर से आपने इशारा कर रहे हैं। विशाल जी, चेहरा का नहीं हो रहा है, कई बार हुआ। और अब हाल ही 3 राज्यों में जहां बीजेपी अपनी सरकार बनाई है और 3 नए रबर स्टंप को मुख्यमंत्री बनाया है, वहां इन्होंने चेहरा नहीं दिया था, वहां इन्होंने ऐसे जीता। अब ये कहेंगे कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। भाई साहब, जब आप अपने चेहरा नहीं दिए, जब इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा गया तो चेहरा कौन था, ये बताने का काम कीजिए। और ये लोग क्या जानेंगे भाई, कोई डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनता है क्या? संविधान पढ़िए और संविधान की जानकारी रखिए। शर्म आती है कि आप देश की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बन बैठे हुए। संविधान कहता है कि जो चुने हुए सांसद होंगे वो अपना नेता चुनेंगे। हम कैसे कह देंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो सांसद चुनकर आएगा वो नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके यहाँ मठाधीश नहीं होता है कि नहीं, जो होगा तो साहेब ही होगा। साहेब के अलावा कोई और चेहरा है आपके पास? कोई नहीं है। सांसद को पसंद आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन संविधान क्या कहता है? जो चुने हुए सांसद आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। जनता को सांसद चुनने का अधिकार होता है, प्रधानमंत्री चुनने का नहीं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ झूठ और सच बरगलाने, जनता को बरगलाने का काम। चेहरा कौन है? चेहरा 140 करोड़ देश की जनता है। चेहरा वो गरीब है, चेहरा पिछड़ा है, चेहरा आदिवासी है, चेहरा महिला है, चेहरा बीएचयू आईआईटी के छात्रों के साथ जुड़े वो चेहरा है। आपके खिलाफ देश के 140 करोड़ जनता चेहरा है। चेहरा पूछ रहा है? चेहरा देश का संविधान है। चेहरा देश में बढ़ती हुई महंगाई है। चेहरा देश में बढ़ती हुई भ्रष्टाचारी है। चेहरा की बात करते हैं आप? कहाँ गया था आपका मध्य प्रदेश का चेहरा? कहाँ गया था आपका छत्तीसगढ़ का चेहरा? कहाँ गया था आपका राजस्थान का चेहरा? उस राज्य में तो चेहरा आपने नहीं दिया था। और चेहरा क्या पहली बार चुनाव हो रही है? देश में लगातार बिना चेहरे का भी चुनाव होता रहा है। ये कह देना कि इंडिया में कोई चेहरा ही, अरे इंडिया में हर एक नेता चेहरा है। आपके यहाँ कौन है साहिब के अलावा? देखिए, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मोदी जी की लंबी आयु हो। अगर वायदा में कुछ हो जाए तो फिर बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये बताए? संवैधानिक बात कीजिए। डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनता है। संविधान ये कहता है कि लोग देश की जनता को सांसद चुनने का अधिकार होगा और सांसद मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे। डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। चलिए अंकित शर्मा जी जवाब दीजिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और मुझे हंसी भी आ रही है और थोड़ा संकोच भी है, लेकिन क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बातें की हैं तो ये अपना ही कल्चर शायद भूल गए हैं। इनके यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक कौन चुनता था प्रधानमंत्री? पब्लिक चुनती थी प्रधानमंत्री। दूसरी बात है ये, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, दूसरी बात पर आइए, हमारे टीएमसी के भाई और कांग्रेस के भाई जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि साहब क्षेत्रीय, आप कहने लगेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्र का मुद्दा अलग होता है। अरे भाई, थोड़ा सा अगर राजनीतिक ज्ञान आप थोड़ा सा बढ़ा लो तो निश्चित तौर पे क्षेत्र के मुद्दे और राष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। स्वाभाविक सी बात है, आज से नहीं है, सन 47 से है। मध्य प्रदेश में चेहरा कहाँ था आपका? इसमें इसीलिए जो है हमें वो ताकत है मान्यवर, हमें वो ताकत है। हम वो पार्टी है जो पहली बार विधायक बने हुए, पहली बार विधायक चुन के आए थे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर। ये अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं, बीच में बोलते रहेंगे, कोई डिबेट का लाभ नहीं होना। इन्हें सुनना तो है नहीं। क्या भाजपा जी विशाल जी सुन लीजिए, उन्होंने अंकित जी ने आपकी बात बड़ी धैर्य से सुनी है। आप भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बीच में बातें करेंगे तो मैं इनके बात सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर ये गैर संवैधानिक बात करेंगे तो मैं इनके बात कौन सी बात करती भाई? अरे कौन सी गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं भाई विशाल जी? आप सुनने के लिए नहीं बैठे, आप किस लिए बैठे हैं? आप जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप अगर किसी की बात करने में, किसी के जवाब देने में आप बोलेंगे, आप कौन सी संवैधानिक बात कर रहे थे? कितने राज्यों में आपने, जरा बताइए, विधायक दल की आपने बैठक बुलाई है और आपके विधायक दलों ने चुने हैं मुख्यमंत्री को। आप संवैधानिक बात करेंगे? आप बात करेंगे संवैधानिक की? और क्या गलत कह दिया अंकित जी ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी जी तक आप संवैधानिक बात करेंगे? राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, सुनिए, राजीव गांधी जी जब कुछ नहीं हुआ करते थे आप संवैधानिक बातें करेंगे? तब सरकारी प्लेन उड़ा करते थे, सरकारी खर्चे पर जनसभाओं को करते थे, आपको मालूम है? आप पहले इतिहास पढ़िए विशाल जी, आप पहले इतिहास पढ़िए। आप संवैधानिक बातों की बात करते हैं, आप संवैधानिक बातों का हवाला देते हैं, इतिहास पढ़िए और उसके बाद जवाब दीजिए आप। नहीं, मैंने ये बातें कही कि मैंने विशाल जी देखिए, हर समय अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपसे अनुरोध किया कि अंकित जी बोल रहे हैं और आप सुनिए, क्योंकि आपको उन्होंने सुना है। आप कह रहे हैं आप सुनने के लिए नहीं आए, आप जवाब देने के लिए आप किसी के बीच में टोका टिप्पणी करेंगे, आप डिबेट को डिरेल करेंगे। जी, जब ये गैर संवैधानिक बात बोले तो बोला जाएगा। आप ज्यादा चोटिल नजर आ रहे हैं। नहीं, चोटिल मैं नजर नहीं आ रहा हूं। आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होने दूंगा भट्टाचार्य जी, आप हो या विशाल जी हो, आप दोनों लोग रुकिए। आपको उन्होंने सुना, मुझे लगता है आपको भी सुनना चाहिए। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। विपक्ष को लोग बोलने का आदेश, मैंने जो कहना था मैंने बोल दिया, लेकिन क्योंकि इन लोगों की समस्या ये है, ये जानते हैं कि 2024 में क्या होने जा रहा है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की आवाज दबाने का काम करने को कहा गया है। लेकिन इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आपको बता देता हूं, 3 राज्यों में हमने कार्यकर्ता को अहमियत दी, नेता को अहमियत नहीं दी। और जहां तक माननीय हमारे शुभांकर भट्टाचार्य जी बैठे हैं, जो शिवराज सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी ने खुद अपनी कुर्सी छोड़ी और उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये वो पार्टी है जो कार्यकर्ता को नेता बनाती है। आप जैसे राजनीति से हम लोग। आप देखें योगेश जी, अब मैं जरा देखना चाहता हूँ योगेश जी, आप थोड़ा सा ईमानदारी से बताइए, शिवराज सिंह जी ने प्रधानमंत्री टिप्पणी की थी जो कि हाईलाइट बन गया था, तमाम न्यूज के हाईलाइट बने रहे थे। आप जहां तक बात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं पूछेंगे आपसे, हम क्यों नहीं पूछेंगे आपका चेहरा कौन है? हमारा चेहरा क्लियर है, नरेंद्र मोदी जी। नहीं अंकित जी, वो सवाल इन्होंने ये किया कि आपका चेहरा यहाँ पर क्लियर है, लेकिन सवाल ये था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपने कोई चेहरा क्लियर नहीं किया। और अगर उनका इंडिया गठबंधन है, उनके साथ कई दलों के नेता हैं, वो चेहरा क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो इस पर सवाल क्या उठाने की जरूरत? आप तो कह रहे थे कि भाई चुनाव के बाद ही हम चेहरा घोषित करेंगे, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। यहां पर दिक्कत किस बात की? आप मेरे से जी अंकित जी, आपसे क्या है? आपने 5 राज्यों में चुनाव लड़े, कहीं पर भी आपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया। आपने कहा कमल के फूल के निशान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन कह रही कि हम इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। देखिए, आज की डेट में आप भी पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, बहुत बेहतर जानते होंगे कि अभी लेटेस्ट सर्वे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन ने उनको कहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोइंग अगर किसी नेता की है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसमें हम सबको गर्व होना चाहिए। इसमें पार्टी से उठ करके हमारे प्रधानमंत्री की इतनी फॉलोइंग है तो हम सबको, मैं समझता हूं, फॉलोइंग के जरिए आप चुनाव जीतेंगे। और उनकी फॉलोइंग को देखते हुए जवाब दीजिए आप भाई, फाइन फॉलोइंग के जरिए चुनाव जीता जाएगा। आदमी वोट देता है, देश का सबसे पिछड़ा आदमी उनको वोट करता है। ये नतीजे रहे कि 3 राज्यों में हमने इन सबका सफाया करना। नहीं, ठीक है शुभंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं हमेशा वरीयता देता हूं कि उनको पहले बोल लेने का अधिकार है, नहीं तो कहीं ईडी और सीबीआई अगर घर पे पहुंच जाए तो दिक्कत आपको भी होगी, हमको भी होगी। तो साहब मैं वरीयता पूरी देता हूं और मैं तो डर के ही बैठता हूं साहब, मैं तो खुल के कह रहा हूं कि यहाँ पे तो डर के बैठा जाता है साहब, क्योंकि वहां पे मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर लोगों को बहुत चुभने लग जाता है तुरंत, जहां पे अगर बीजेपी के ऊपर अगर उंगली उड़ जाए तो साहब कई जगह पे उन लोगों को छाले पड़ जाते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन पर अगर बात उठाए तो किसी को छाले नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। खैर, बात जहां तक अंकित जी की रही कि भाई सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे इधर से बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना पैसा आपने डीएवीपी और इनका नाम पर आपने जो है पूरा प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार पर लार्जर देन लाइफ बनाने पर जो खर्चा किया है, तो कहीं ना कहीं तो देगा। एक टाइम था साहब, निरमा और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। ये मुझे लगता है कि आप अपने राज्य की स्थिति बता रहे हैं शुभंकर जी, अपने राज्य की स्थिति बता रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी से टाई अप हो। आप बताइए ना आपने JK 24/7 न्यूज को कितना पैसा दिया? आप बताइए, पश्चिम बंगाल में आप सरकार है, आपने कितना पैसा दिया, जरा बताइए आप। वही तो, अगर पैसा दिए होते तो अरे विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, कितना
कम से कम 4 न्यूज मैगजीन पर, तो फिर हमारा भी उसी तरीके अरे से साहब तो आपको बैठा रहे हैं, आपकी खबरें चला रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा, दीदी ने क्या कुछ कहा, कहां रैली कर रही है, कहां संबोधित कर रही हैं, ये दिखा रहे हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए आप मीडिया पर आरोप लगा लीजिए, लेकिन जनता भी उसको देख रही है, इसीलिए उस तरह जवाब दे रही है। एक मिनट योगेश जी, आप तो नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप ये आरोप प्रत्यारोप जिस तरीके से लगाते हैं। आप मेरा डायलॉग सुना दीजिए, आप मेरा डायलॉग सुना दीजिए, जहां मैंने कहा कि आपने पैसा लेके जो है अरे वो मोदी जी का, आप जो आहत हो रहे हैं जिस बात नहीं, पर, मैं आहत इस बात को लेकर के हो रहा हूं कि आप मीडिया पर हमेशा सवाल करते हैं, मीडिया पर कटाक्ष करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि विशाल जी ने बीजेपी से सवाल पूछा, बीजेपी से सवाल उन्होंने नहीं पूछा, वो डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, ठीक है, आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ जुड़े हुए अमिताभ जी हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, मुझे तो लगा वो चले गए स्क्रीन पे क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं देना दिया। टीएमसी बंगाल में क्या करती है उसका प्रतिबिंब यहाँ मुझे नजर आ रहा है। ये लोग जिस ढंग से वहां दादागिरी करते हैं, चैनल पे भी बैठ के दादागिरी करने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं कि मीडिया को क्या करना चाहिए, और मीडिया खुद तय करे ना कम से कम, लेकिन मीडिया को तय नहीं करने देना चाहते और आरोप लगाते कि आप दूसरे से पैसा ले रहे हैं। तो इतना निम्न स्तर पर अगर आप चले जाएंगे, मीडिया अगर अपना काम कर रही है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग बंगाल में क्या कर रहे हैं और देश में आएंगे तो क्या करेंगे। इसका तो ध्यान रखिए कि मीडिया अपने ढंग से काम करे, मीडिया को चलाने की कोशिश ना करे। किसी भी राजनीतिक दल को इसका हक नहीं है। थोड़ा ब्रिजभूषण जी को क्या कहेंगे, वो तो दादागिरी है। ब्रिजभूषण जी का क्या था, उसके ऊपर थोड़ा सा बता दें अमिताभ जी, जरा कृपा करें। ब्रिजभूषण जी को आप किस कैटेगरी में लाते हैं, थोड़ा बताने की कृपा करें। ब्रिजभूषण जी के मामले पर जिस दिन बहस होगी, मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि ब्रिजभूषण जी के साथ आप क्या कर रहे हैं और ब्रिजभूषण जी के साथ भाजपा क्या कर रही है। आप उनको यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जो क्या फर्क पड़ता है? ब्रिजभूषण जी पे जितनी खबरें मीडिया ने चलाई हैं, जितनी खबरें मीडिया ने चलाई है, और किसी ने चलाई है क्या? आपने नहीं चलाया है। कर क्या, ज्यादा से ज्यादा खबरें चलाई है मीडिया ने, और क्यों नहीं चलाई? हुआ क्या हुआ था? न्यायालय मीडिया नहीं है, क्या कर दिया? मीडिया न्यायालय नहीं है। मीडिया ने वो किया जो सामने दिखा, वो सामने पेश किया। अगर इंडिया गठबंधन की बात है तो न्यायालय है, ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाना तो न्यायालय है, लालू यादव पर उंगली उठाना तो न्यायालय है। बिल्कुल, तो इसीलिए जो ब्रिजभूषण ने किया, जो बातें सामने आई, बताइए एक सवाल जो बताइए जो आप लोगों ने हिम्मत करके मोदी जी से पूछा हो। एक सवाल बताइए जो हिम्मत करके पूछा हो। एक सवाल बताइए जो योगी जी से पूछा हो। एक सवाल बताइए जो आपने अमित शाह से पूछा हो। तब मैं जानूं कि आप कितने यहाँ पे जो है कितने आप नेट न्यूट्रलिटी और किसके ऊपर बात करते, तब तो मैं जानूं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल कोई नहीं है साहब। हम लोग हर कोई इस पे सब लोग रंग में पुते हुए हैं। बीच में ना बोले ना, अब आप सुनिए, यही तो मुश्किल है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मोदी जी को जितनी गालियां मिली हैं और सारा मीडिया ने दिखाया है, ये किसने दिखाया है? लोगों के पास पहुंची कैसी बात है? और आपने क्या नहीं कहा? मैंने पूछा, आप लोगों ने सवाल पूछा, क्या आप लोगों ने अभी तक केंद्र में हमारे सामने जो आएगा उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछा है, जो भी आया है चैनल पे उससे हमने पूछा। क्या पूछा है? नहीं, वही पूछा, मुझे 4 दिखाई, मुझे 4 प्रश्न दिखाई जो आपने पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। भाई आप तब देखते ही नहीं है, तब आप देखा कीजिए जब ब्रिजभूषण का मसला चल रहा था। चलिए देखना शुरू करिए। शुभंकर जी बात ठीक करें, ब्रिजभूषण का जब मुद्दा चल रहा ब्रिजभूषण शरण सिंह का, तब भी खबरें चलाई गई, उस पर भी चर्चा की गई और एक सवाल नहीं अनगिनत सवाल पूछे गए। जब कोई भी मामला होता है तो जिसके खिलाफ भी होता है उसके खिलाफ सवाल पूछना मीडिया का काम होता है और पूछेगी, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती मीडिया को। और ठीक कहा वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी ने कि आप लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम मीडिया ही करती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24।